रोशन मुस्तकबिल के सपने लिए बैरून मुल्क बिलखुसूस सऊदी अरब जाने वाले मजदूर मुसलसल परेशानियों का शिकार। कहूटा से सऊदी जाने वाले ड्राइवर शाहिद ने पाकिस्तान में प्यारों को तनख्वाह के बजाय अपनी मौत की खबर भेज दी। शाहिद का खानदान अब उसकी मैयत की वापसी के लिए परेशान। पाक फौज का पाक अफगान सरहद के अतराफ में ऑपरेशन का आगाज। खैबर एजेंसी की राजकल वादी में भी दस्ते तैनात। दहशतगर्दों की आमदोरफ्त पर कड़ी पाबंदी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 11 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। रियो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्क्वाड का बिस्तर गोल। वाइल्ड कार्ड भी काम न आया। 7 खिलाड़ियों का दस्ता इब्तदाई राउंड में ही बाहर। शहनशाह कव्वाली नुसरत फतेह अली खान का सहर आज भी रूह को जकड़े हुए। उन्हें अपने मदाहों से बिछड़े 19 साल बीत गए। न्यूज़ बॉयज़ में खुशामदीद, मैं हूं अंबर शमसी। आज का प्रोग्राम उन मजदूरों के नाम जो बैरून मुल्क जाकर अपना खून पसीना निचोड़कर अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और उनके अहले खाना बेआवाज़ हैं। एक साल से सऊदी अरब में हज़ारों पाकिस्तानी मजदूर बग़ैर तनख्वाह के वहाँ फंसे रहे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वज़ीर कल ही सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। इस पर हम हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात से ताख़ीर की वजह पूछेंगे। और क्या चौधरी निसार ने अकेले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज खोल रखा है या कुछ और मामला है? फिर आपकी मुलाकात ऐसे फंसे भी करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अपने ही इनकलाबी हीरो को फरामोश कर दिया है, लेकिन सब भगत सिंह को क्या भूल चुके हैं? आगाज करते हैं न्यूज़ बॉयज़ की टॉप स्टोरी से। मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा उन रकूम पर मुश्तमिल होता है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने घर भेजते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी सालाना तकरीबन 20 खरब रुपए वतन भेजते हैं। उसमें ज़्यादा रकम सऊदी अरेबिया में मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की होती है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरेबिया की कंपनियां माली बहरान का शिकार रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी बंद कर दी है। नतीजा ये कि वहाँ मशक्क़त के लिए जाने वाले अफराद और उनके गरीब ख़ानदान शदीद कसमपुरसी का शिकार हैं। देखिए ये न्यूज़ बॉयज़ के खुसूसी नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट कहूटा के एक गाँव से। बेगम जान के पास अपने बेटे शाहिद की तही उनकी निशानी के तौर पर रह गई है। शाहिद कहूटा के एक नवाई गांव के बेहतरीन ड्राइवर थे। उनकी माहाना 12 से 15 हजार रुपए आमदनी में गुजारा बमुश्किल था। शाहिद के अहले खाना के बकौल किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो सऊदी अरब चला जाए, जहां चंद साल की मेहनत उसके खानदान की गुर्बत को इमारत में बदल देगी। शाहिद को अपने गिरते मकानों और बड़ी होती बेटियों का ख्याल पहले से तंग कर रहा था। उन्होंने गांव के लोगों से मांग तांग कर 2.5 लाख रुपए एक एजेंट को दिए और अपने 4 बच्चों, बीवी, बूढ़े वालिदैन और 2 छोटे भाइयों की आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के सपने सजाकर सऊदी अरब रवाना हो गया। बच्ची भी तक जवानी था, मकान भी पिया था, इच्छा गुजारा कोई नहीं था, बाहर निकल सकता कुछ बन से। सऊदी अरब में उसको मुशक्कत की 1 रुपया तनख्वाह दिए बगैर वापसी के कागजात थमा दिए गए। शाहिद को खुशहाली के ख्वाब देखने वाले अहले खाना के लिए कुछ न मिला तो उसने घर में खुदकुशी की इतला भिजवा दी। उसकी वालदा अब सोचती हैं कि उन्हें अपने बेटे को बाहर जाने से जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। न जाना तो न मरा दिखे बच्चे में नहीं, हमें कोई नहीं दिसना, इन्होंने स्कूल पढ़ाइया, ये बच्चे ने इन्होंने हिफाजत हर गल ही हमारी नू जवान है, मैं कुछ भी ना कर सकती। शाहिद का भाई उसकी मौत को खुदकुशी मानने पर तैयार नहीं। वो समझता है कि शाहिद एक बहुत बड़े ग्रोह की साजिश का शिकार हुआ। वो भाई की मैयत वापस न आने और हुकूमत के अदम तावन पर शिकवा कुना है। नहीं लग रहा है कि उसने ऐसा काम किया, क्योंकि वो ऐसा काम कर सकता ही नहीं था। मुझे भी कह रहा था कोई बंदे इधर से घूर रहे हैं, कोई इधर से घूर रहे हैं, क्या पता मेरे साथ क्या हो। डेड बॉडी अभी तक नहीं आई। अभी उधर वो जो सफारत होने वाले हैं उनसे भी अपील की है, इधर हमने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की है कि वो हमारा काम कराएं, लेकिन अभी तक हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही है।
वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब की चंद कंपनियों के माली बहरान से 8,000 से जायद पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं और मकामी कौंसलर का कहना है कि एजेंट हर दूसरे फर्द को बाहर भिजवाने के बहाने लाखों रुपए ईंट रहे हैं। ये जो 2.5 लाख रुपए लिए हैं आपने, इस वीज़े की ये कीमत ली है आपने, तो आप इसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो लोकल एजेंट, जो हमारे गाँव के एजेंट हैं, शुरू तो एजेंट गाँव से होते हैं, तो फिर बड़े एजेंटों से जाके राब्ते होते हैं। हमने कहा भाई ये आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो बोले हम जिम्मेदार हैं। किसी भी दूसरे मुल्क में काम के लिए जाने और वीजा हासिल करने के लिए एक महदूद आमदनी वाला पाकिस्तानी लाखों रुपए कर्ज हासिल करता है। अगर यही रकम वो अपने कारोबार में लगाए और इतनी ही मेहनत वो अपने मुल्क में करे तो घर बैठे अपने और अपने मुल्क के हालात सुधार सकता है। बैरून मुल्क बिलखुसूस सऊदी अरेबिया में हज़ारों पाकिस्तानियों को कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करे और उनको इन मसाइल से निजात दिलाए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ वाइज के खुसूसी नुमाइंदे खुर्रम शहजाद स्टूडियो में मौजूद हैं और लाइन पे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी के रुकन भी हैं। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि जो शाहिद की मैयत थी उसका क्या बना, क्या अपडेट है उस पर? शाहिद की मैयत अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंची। उसके जो अहले खाना है वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। उसके शाहिद के एक भतीजे हैं जो वहीं सऊदीया में मुकीम है, लेकिन वो बहुत दूर किसी दूसरे शहर में है, कोई गालबन 300-400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला है, और वो एक गरीब मज़दूर है। उनके आने जाने का मसला है, उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही, लिहाजा वो उनकी कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही। यहाँ से हुकूमत ने अभी तक सिवाय इसके कि FIA ने उन एजेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, मैयत वापस लाने के लिए हुकूमत ने कोई मदद नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ के जो लोकल MPA हैं, जो मोहम्मद अली गालबन उनका नाम है, जो सेनेटर राजा ज़फ़रुल्लाह के बेटे हैं, वो उनके घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के करीब उनका घर है, वो वहाँ अफसोस तक के लिए नहीं गए और उन्होंने उनको कोई मदद नहीं की। सऊदीया से मैयत वापस लाना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला होता है। जब भी आपकी वहाँ मौत हो जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई और फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि गरीब ख़ानदान इनकी पहुँच नहीं है तो उनको प्रॉब्लली समझ भी नहीं आ रही होगी। आपने बात की, आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कि किससे बात करें, क्या करें। बिल्कुल, बल्कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप हुकूमत से क्यों रब्ता नहीं कर रहे, आपको हुकूमत से रब्ता करना चाहिए, तो वो कह रहे थे कि हमें ये तक नहीं पता कि हम किससे रब्ता करें। जनरल कयूम, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि ऐसा जाहिर होता है ये एक कहानी है और इसकी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि हुकूमत ने बहुत देर की है इनकी मदद करने में। जी अंबर, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये बड़ी अंदोनाक सूरत हाल है ऑफ कोर्स, और हम शेयर करते हैं वो जो ग्रीफ है उस फैमिली की और जिनकी डेड बॉडी ने आना है। मैं चूँकि मेंबर हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ जो डील करते हैं, वन ऑफ द मेंबर्स, और मैंने इनकी जो सूरत हाल है इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट भी एज ए कन्वीनर लिखी थी और उसमें इन मसाइल को हाईलाइट किया था। अभी देखिए, समझने वाली बात यह है कि दुनिया के 144 ममालिक में हमारे तकरीबन 9 लाख लोग हैं जो बाहर काम करते हैं। इनके सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन है वो सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के अंदर है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड में है, और थर्ड अमेरिका के अंदर है। ये जो सऊदी अरेबिया में तकरीबन 20 लाख लोग हैं, उनमें से 8-1000 लोगों का ये जो नौकरी का मसला है वो अफेक्ट हुआ है। और उसकी वजह एक तो वो जो क्रेन गिरी थी हरम शरीफ के अंदर बिन लादन की, उनके पिछले साल हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और नंबर 2 इसकी जो तेल की कीमतें बहुत गिरी हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं और उन्होंने किया। लेकिन आई एश्योर यू, जो लोग उस दिन जर्नलिस्ट मौजूद थे जिस दिन हमने कमेटी की मीटिंग की, उस दिन हमने फॉरेन ऑफिस के लोगों को भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो हमारी मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उनके सेक्रेटरी मौजूद थे, और यहाँ ये बात तय हुई थी कि ये मिनिस्टर साहब फ़ौरन जाएँ और ये चेक करें। उससे पहले ये नहीं है कि लोग सोए हुए हैं, उससे पहले, लेकिन उससे पहले ऐसे ही जी जनरल कयूब, ऐसा ही लग रहा था कि लोग सोए हुए थे। 8000 पाकिस्तानी गरीब ख़ानदान, अब ये एक मिसाल है कि शाहिद ने 2.5 लाख रुपए जो है कर्जा लिया था और वज़ीर आज़म ने 50,000 रुपए जो फ़ी ख़ानदान है उसका ऐलान किया है। इतनी देर क्यों हुई?
अभी तक कितने लोगों को ये रकम मिली है, ऑथेंटिकेट कितने लोग हो गए हैं? ये देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो 8,000 लोग हैं, ये एक जगह पे, एक कैंप पे नहीं है। ये ईस्टर्न सऊदी अरेबिया से वेस्टर्न सऊदी अरेबिया और सेंट्रल में बिखरे हुए हैं। मुख्तलिफ 6 से 8 कैंप्स हैं उनके अंदर, और उनके अंदर फिज़िकली हमारी एम्बेसी के लोग जो उस दिन हमें बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि वो वहाँ पहुँचे हैं, और इसी तरह उन्होंने उनकी फ़ाइनेंशियल हेल्प भी की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका सीरियस नोटिस लेके इनको इमदाद की बात भी की, जो इमदाद उनको मिल रही है। लेकिन साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हम हुकूमत सऊदी अरेबिया के साथ इन टच हैं कि ये देखा जाए कि वो कंपनियां जो लेकिन जनरल कयूम, ये साल तो गुजर गया, 6 महीने से साल तो गुजर गया था इस मामले को। नहीं ये देखिए, मामला तो इस तरह अभी ये जो इसकी सिचुएशन ख़राब हुई है, ये तो रीसेंट पास्ट के अंदर हुई है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ हमारी जो एम्बेसी है, वो लोग और वो सारे इन टच हैं इस मसले के साथ, और जो कुछ वो कर सके वो कर रहे हैं। देखिए, एक दुनिया आपके मुल्क से बाहर उनके मुल्की कवानीन है, और वहाँ के ऊपर ये जो डेड बॉडी का भी मसला है, वो जब किसी की डेथ हो जाए, अभी तक ये श्योर नहीं है कि उसने खुदकुशी की शायद ने, या क्या सर्कमस्टांसेस थे, कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट का। जी, लाश तो है ना? जी, लाश तो है फॉर श्योर, और तदफीन भी जरूरी है। देखिए, मैं अंबर सऊदी अरेबिया में 2 साल वहाँ उनकी लैंड फोर्सेस में भी रहा, 1985 से 1987 तक, और मुझे पता है कि उनके अपने मुल्क के कवानीन है। इस तरह जब कोई डेथ हो जाए तो वो फ़ौरन सर्द खाने में भेज देते हैं, और साथ फिर वो चेक करते हैं और सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं उस कंपनी के, इंडिविजुअल की तरफ से, फैमिली की तरफ से, वो मंतका का वो होता है, उनके प्रोसीजर्स लंबे। बिल्कुल एक पेचीदा मामला तो है, हमें इसके बारे में आगाह करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कयूम। सिर्फ खुर्रम ने ज़ाहिर स्टोरी नहीं की, इस पर बहुत स्टोरीज आई हैं, और इसकी एक अल जज़ीरा जो गैर मुल्की मीडिया, उसने भी पैकेज बनाया था, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बैरून मुल्क पैसे कमाने के लिए जो जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत वीज़ों के हसूल और सफरी अखराजात के लिए एजेंट्स का काम लेते हैं। ये मसला इतना शदीद है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो अभी हम आपको दिखाते हैं। जन्नत पे पुज वनी दे, हर शे पुजा वजन, पानी, बिरयानी, चिकन बिरयानी। की टीवी चैनल अल जजीरा ने कुछ अरसे पहले मुल्तान के करीब हकीम वाला गांव के रिहायशी शरीफ, जिनको दुबई जाने का शौक था, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। शरीफ अपनी गाड़ी और जमीन बेचकर और गांव के लोगों से कर्जा लेकर दुबई गए, और वहां से बगैर कुछ कमाए वापस आ गए, जिसके बाद उनको अपनी पहले वाली जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तरह के हालात का सामना सिर्फ मुल्तान के शरीफ को ही नहीं करना पड़ता, बल्कि अच्छे मुस्तकबिल की आस के लिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से बाहर जाने वालों को ये मसाइल झेलने पड़ते हैं। ये मसला गुज़िश्ता कई सालों से शिद्दत अख्तियार कर चुका है, लेकिन मालूम ये होता है कि हुकूमत के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी। खुर्रम, सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला होता है वो ये एजेंट्स का होता है। इसमें आपने अपने पैकेज में भी तज़किरा किया और अभी डॉक्यूमेंट्री में भी हमने देखा, लेकिन FIA पकड़ती भी है, कार्रवाइयाँ भी करती है, लेकिन इनका जो कंट्रोल है, उनको जो निपटना है, वो कितना मुश्किल है। इसमें अंबर हमें एक चीज़ का क्रेडिट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को, जो अभी जब से आए हैं इक़्तिदार में और चौधरी निसार साहब ने वज़ारत दाखिला संभाली है, उन्होंने एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किए है, कुछ कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू की हैं, कुछ एजेंट्स को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन उनका नेटवर्क इतना वसी है, तकरीबन पूरा मुल्क ही बाहर भागने के चक्कर में, और हर जगह, हर गाँव में, छोटे कस्बे में एजेंट्स मौजूद हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में डेफिनेटली इनको टाइम लगेगा। माजी में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस शो की गई है इस मसले पर, बिल्कुल खुली छूट दी जाती रही है इनको, और वो जैसे तैसे लोगों बेचारों को उनसे पैसे ईंट के लाखों रुपए लेके उनको गलत वीज़ों पे बाहर भिजवा देते हैं। फिर आपको पता है कि जो स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा वो नेटवर्क, और ये लोगों की डेस्परेशन का एक अक्सी भी तो करता है ना, कि वो कितने कर्जे लेकर कितने पैसे देती हैं इन एजेंट्स को। बिल्कुल, बल्कि जो चीज़ हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है हुकूमत को भी, और एक बाकायदा उसमें कैंपेन करने की ज़रूरत है, वो ये है कि लोगों में ये तासुर उजागर किया जाना चाहिए कि भाई आप बाहर जाके जितनी मेहनत करते हैं, जितने ख़राब होते हैं, जितना कर्जा आप लेकर वहाँ जाते हैं, वही पैसे अगर आप अपने मुल्क पे इन्वेस्ट करें, कोई काम करें, कोई कारोबार करें, तो हो
सकता है आप उससे कहीं ज़्यादा पैसे अपने घर बैठे कमा लें। आपकी जो शाहिद की फैमिली था उनका भी कुछ यही कहना था कि शायद वो रोक सकते उनको? जी बिल्कुल, उनकी वालदा पछता रही हैं, उनके वालिद रो रहे थे, आंसू उनके बह रहे थे, हर बंदे को गले लग के वो रो रहे थे। उनका यही कहना था कि काश कि हम उसको उस वक्त रोक लेते, हम उसको यहीं पे कोई काम करवा देते, यही पैसे हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते, उसको अपनी गाड़ी ले देते, कुछ इस तरह का करके हम उसको यहाँ पे कर देते। तो ये एक बड़ा ही एक अलमनाक किस्म का एक सिलसिला है जिसको रोकने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम। अब वक्त हुआ है वक्फे का, और वक्फे के बाद रियो ओलंपिक्स में पाकिस्तान कहाँ है? जैसा आगाज वैसा अंजाम। तनाज़ात के बाद वाइल्ड कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तानी दस्ता खुद भी रो रो कर रियो ओलंपिक्स में गया और अपनी कारकर्दगी से मद्दाहों को भी आठ आंसू रुला दिया। रियो ओलंपिक्स में बगैर कोई मेडल लिए पाकिस्तान का सफर इख्तिताम पजीर हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इस मुहावरे की अमली तस्वीर देखनी हो तो रियो ओलंपिक्स में गए पाकिस्तानी दस्ते को देखें। रियो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी सफर का इख्तिताम पीर को एथलीट नजमा परवीन की 200 मीटर दौड़ के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई ना करने से हुआ। नजमा ने मुकर्ररा फासला 26.11 सेकंड्स में मुकम्मल किया और उन्होंने 72 खिलाड़ियों की दौड़ में 70वीं पोजीशन हासिल की। नजमा से कभी भी रियो ओलंपिक्स में गए पाकिस्तानी एथलीट हर मुकाबले में ताश के पत्तों की तरह बिखरते रहे। जूडो के खिलाड़ी हुसैन शाह दूसरे राउंड में बाहर हुए। तैराक हारिस बांडे और शूटर मनाहिल सोहेल पहले ही रोज ओलंपिक्स मुकाबलों से बाहर हुए। शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों के दूसरे मरहले में फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके। तैराक लियाना स्वान 25 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के मुकाबले में काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सकी। 400 मीटर के दौड़ में पाकिस्तानी एथलीट महबूब अली पहले ही राउंड से आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के मुकाबलों में आखिरी बार तिलाई तमगा सन 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबलों में ही था, जिसमें उसने कांसी का तमगा जीता था। रियो ओलंपिक्स में खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल्स को लाने की कोई कैटेगरी नहीं थी, वरना यकीनन इस मैदान में पाकिस्तान कोई न कोई तमगा जरूर जीत लेता। रियो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी पर आवाम शदीद नाराज है। लाहौर और इस्लामाबाद के अवाम क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। स्पोर्ट से बिल्कुल उनका ध्यान हटा हुआ है, तो ये वजह है कि जिससे ओलंपिक्स हमारी बहुत फ्लॉप जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक भी मेडल हासिल नहीं कर सका। अगर टैलेंट को आगे रखते तो शायद इसमें टैलेंट पर तवज्जो देते तो हम कोई ना कोई मेडल ला सकते थे। हम लड़कियों को भी ये चाहिए कि वो गेम्स में आगे आए और सपोर्ट करे गेम्स को, जैसे बॉयज़ को मिलती है इस तरह गर्ल्स को भी होना चाहिए। मौजूदा दौर के सिस्टम को देखते हुए ज़्यादा कोई हैरानकुन बात नहीं है। जितनी हमारे मुल्क में करप्शन है, देखें 20-25 करोड़ आबादी का मुल्क है और टोटल सिर्फ 7 लोग जो हैं एथलीट वहाँ जा रहे हैं। उनसे भी हम ऐसी गेम में जा रहे हैं जिनका हमारे पाकिस्तान में तस्वर ही नहीं है। चलो हॉकी होती, क्रिकेट होता, स्क्वाश होती या कोई और चीज़ में क्वालिफाई किया होता तो उम्मीद भी की जा सकती थी। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा इस वक्त उरूज का टाइम चल रहा है कि कम से कम कोई ना कोई तो ओलंपिक में गया है। आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि हमारे जो मांगे तांगे प्लेयर गए हैं ये परफॉर्म इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इनकी भी सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे नहीं हो रही। उनमें ऑफिशियल गए हैं 15 ऑफिशियल गए हैं, खिलाड़ी साथ गए हैं, और इसमें ये है कि जो ज़्यादती है ना वो प्लेयरों के साथ है। मैं एक शहरी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे 15 ऑफिशियल गए हैं वहाँ पे 5 जाने चाहिए थे, 10 प्लेयर्स को जाने चाहिए थे। ओवरऑल कोई भी गेम्स के वो प्लेयर्स जाते वहाँ पे परफॉर्म करते। हमारे जो साथ हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए, तो ये एक हमारे लिए बड़ा जो है ना एक शर्म का मकाम है। जब तक ये डोमेस्टिक प्लेयर को आप अमीर नहीं ना करेंगे, उसको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, एक आइकॉन नहीं बनाएंगे एक मोहल्ले का, एक शहर का, तब तक आप अपनी ओलंपिक्स को क्या स्पोर्ट्स किसी किस्म की स्पोर्ट्स को भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को बेहतर बनाना चाहिए, ये तो दुरुस्त बात की, लेकिन अब वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद खुर्रम एजेंसी में ऑपरेशन का आगाज़। वेलकम बैक टू द शो।
पाक फौज के पाक अफगान बॉर्डर के अतराफ में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों की आमदोरफ्त को रोकना है। ISPR की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर के अतराफ में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि खैबर एजेंसी में शिद्दत पसंदों की आमदोरफ्त को रोका जा सके। ISPR के मुताबिक इस मकसद के लिए खैबर एजेंसी की राजकल वादी के पहाड़ों और दरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में सियासी और अस्करी क़यादत के अहम इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स के अरकान का तयन करने के साथ साथ सरहदों की निगरानी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 29 विंग्स बनाने का भी फैसला किया गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 11 ख़तरनाक दहशतगर्दों की सज़ाए मौत की तौसीक़ कर दी है। सज़ा पाने वाले दहशतगर्द फौजी अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और शहरियों के फ़िरका वाराना कत्ल और अगवा के अलावा फ़ौजी तनसीबात, स्कूलों और मवासलाती ढांचे पर हमलों में जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस थे। DIG फयाज सुंबल, बलूचिस्तान पुलिस के ASP रज़ा खान, ISI के इंस्पेक्टर कामरान नज़ीर और पाक फ़ौज के मेजर आबिद मजीद के कातिल भी अपने अंजाम को पहुँच गए। तमाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए और सब ने अदालत के सामने अपने जराइम का एतराफ़ किया। सज़ा पाने वाले तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक़ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। इलेक्शन कमीशन का महमूद खान अचकज़ई को फ़ौज पर तनकीद करने पर 1 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को तनकीद का निशाना बनाने पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को 1 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस मकामी वकील वहीद कमाल की दरख्वास्त पर जारी किया है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि क्वेटा सानहा के बाद महमूद खान अचकज़ई ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान की दिफा की ज़िम्मेदार हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। इस दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा खान और इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान ने करनी है। चौधरी निसार बमुकाबला पीपल्स पार्टी, ये है आजकल का सियासी मंजरनामा। अयान अली और बिलावल भुट्टो के हवाले से दिए गए चौधरी निसार के बयान ने पीपल्स पार्टी को सीख पा कर दिया है और बात अब बयानबाजी से कानूनी जंग की तरफ बढ़ रही है। पार्टी और ख़ास तौर पे आसिफ जरदारी और अयान अली, मैं कोई गलत इसका मतलब न लें, मगर नहीं बिल्कुल आप मैं सख्त आपसे आपकी हंसी पे इख्तलाफ करता हूँ। एक बहुत जिम्मेदार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। चौधरी निसार का ये था वो बयान जो सियासत में लाया तूफान। बयानबाजी का ये नया मैदान सजा है पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार के दरमियान। इस मैदान में ताज़ा आमद हुई है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल ने अपने और अयान अली के हवाले से चौधरी निसार के बयान पर उनसे माफी का मुतालबा किया है। अगर चौधरी निसार माफी नहीं मांगते तो बिलावल उन पर मुकदमा करने का इरादा भी रखते हैं। चौधरी निसार अपने बयान के बाद फकत बिलावल के ज़ेरे अताब नहीं रहे। एतजाज एहसन और मौला वक्त चांडियों ने भी वजीर दाखिला को खूब आड़े हाथों लिया। चौधरी निसार आप कर रहे हो, मैं ज़रूर उस पर बात कर दूंगा। मैं उसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। मैं 2 जुमले बोल देता हूँ, उसको 2 रातें नींद नहीं आती। पाकिस्तान में जारी इस नई सियासी महाजाराई में वजीर दाखिला की अपनी जमात नून लीग कहाँ खड़ी है या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सियासी मैदान से एक और स्टोरी, शेख रशीद ने वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए रेफरेंस कौमी असम्बली में जमा करा दिया है। तहरीक इंसाफ के बाद अवामी मुस्लिम लीग ने भी वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को जमा करा दिया है। रेफरेंस के नुकात में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते।
वाज़ेह है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ ने भी वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात ज़ाहिर ना करने पर आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ का रेफरेंस 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसके साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ और शवाहिद भी मुंसलिक हैं। रेफरेंस दायर करने के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। शहर क़ायद कराची में इस वक्त कई हज़ार अताई डॉक्टर्स खुल के आवाम की जानों से खेल रहे हैं, जिनका महकमा सेहत सिंध ऐसे डॉक्टर्स का खिलाफ रस्मी कार्रवाई के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इसमें कितनी हकीकत है, जानने के लिए देखिए न्यूज़ वाइज के खुसूसी नुमाइंदा अली हाशमी की ये रिपोर्ट। शहर कराची में इस वक्त हजारों अताई डॉक्टर आवाम की सेहत से घिनौना खेल खेलने में मुसलसल मसरूफ हैं। सफाई से आ रही एक क्लिनिक पैसे की लालच में आवाम को बीमार से मजीद बीमार कर देते हैं। वो लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं अंदर और वो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं दे देते हैं जो मुज़र सेहत हैं। तो सिंपल MBBS की डिग्रियाँ जाली लगा के नाम किसी और के होते हैं, बैठ रहे कोई और होते हैं। डॉक्टर पर जाते हैं तो आदमी क्या है, ऐसे मरीज आ जाती है वापस। आवाम को ये इल्म है कि ऐसे डॉक्टर्स किसी की जान भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल ऐसी जगहों का रुख करते हैं ताकि सेहतमंद हो सके। इसीलिए तो महकमा सेहत हुकूमत सिंध ने इन्हें गिरफ्तार भी किया, लेकिन ये आज फिर पहले की तरह अपनी जगहों पर मौजूद हैं। कुछ FIR भी लॉन्च हुई है, लेकिन FIR के बाद वो कोर्ट से जमानत पे चले जाते हैं और फिर आके खोल के बेंच पे जाते हैं। इस वक्त जरूरत है कि न सिर्फ अताई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि इन्हें कड़ी सजाएं भी दी जाएं, ताकि देखने वाले इबरत हासिल करें और फिर किसी की जिंदगी से ना खेलें। नाज़रीन, गुर्बत की मारी ये आवाम जब ऐसे अताई डॉक्टर्स का रुख करती है तो वापसी पर कई दूसरी मूजी बीमारियों का शिकार हो चुकी होती है। अगर आप लोग महंगा डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग रुख करें सरकारी हॉस्पिटल्स का, क्योंकि वहाँ पर कम से कम आपको एक मुस्तनिद डॉक्टर मिलेगा और इस तरह से आप दूसरी मौलिक बीमारियों का शिकार होने से बच सकते हैं। कैमरामैन अली के साथ अली हाशमी, डॉन न्यूज़, कराची। अब वक्त वह है छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद बड़े सगीर के चेक वगैरह पे बात करेंगे। वेलकम बैक। जंग आज़ादी में इस धरती के बहुत से सपूतों ने अपनी जान के नजराने दिए। उन्हीं में एक इनकलाबी भगत सिंह भी है, जिनका तस्करा निसाब में कम ही मिलता है। इस तारीखी हीरो पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। भगत सिंह जय वीर दिया हर देश नु लोड़ा ने। चक नंबर 105 तहसील जड़ावाला, जिला फैसलाबाद, जहां आज़ादी की जंग लड़ने वाले भगत सिंह 1907 में पैदा हुए। यहां अभी तक भगत सिंह की याद में उनके गुण गाए जाते हैं। बहुत बहादुर, इन्ना बहादुर ला लो कि दुनिया डरदी थी। जिदा कहते ओ भगत सिंह आ गया, जे आओ भगत सिंह आ गया तो न्याणे सहम जाते थे। इनकलाबी सियासी कैदी पंजाब के गांव का क्या नाम था? सुनिए भगत सिंह के अल्फाज में। इनकलाब हर शख्स का बुनियादी हक है। आज़ादी हर किसी का अनमिट पैदाइशी हक है। भगत सिंह को लाहौर साजिश मुकदमा के इल्जाम में 23 मार्च 1931 को दीगर साथियों समेत अंग्रेज सरकार ने फांसी दी थी। चक नंबर 105 में आज भी इनकी यादें ताज़ा हैं। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा इनाम है कि उसने ये घर मुझे ये अलॉट कराया। ताहम जब लाहौर के शादमान चौक, जिस मकाम पर भगत सिंह को फांसी दी गई, इनके नाम करवाने की कोशिश की गई थी तो ये मामला तनाज़ा का शिकार हुआ और अब भी ज़ेरे समात है। बरे सगीर की तारीख में चंद मौरखीन इनको हिंदू पाक का जगवारा भी कहते हैं। ताहम पाकिस्तान में पैदा होने वाले इनकलाबी को पाकिस्तान कैसे देखता है? ये जब ये आपने रिपोर्ट देखी, एक डॉक्यूमेंट्री से इसकी कुछ फुटेज हमने इस्तेमाल की और जिन्होंने बनाई वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हफीज़ चाचर जो सहाफ़ी भी हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं।
इंडेलिबल भगत सिंह के नाम से आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई। वहाँ उनकी जो जहाँ पैदाइश हुई थी, जिस गांव में, वहाँ भी आप गए, लोगों से बातचीत की। डॉक्यूमेंट्री के बारे में मज़ीद बता सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, डॉक्यूमेंट्री बेसिकली ये है कि जो पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन हैं, जो पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो हमारे जो लड़के हैं, वो भगत सिंह को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उनको जानते हैं, और अगर जानते हैं तो किस तरह से उनको रिलेट करते हैं, और अगर नहीं जानते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली जो पाकिस्तान में भगत सिंह के बारे में परसेप्शन है उस पे बनाई गई है, उस पे मुबनी है। और जिन लोगों की आवाज़ें हम सुन रहे थे वो कौन थे? जिन लोगों की आपने आवाज़ें सुनी इस डॉक्यूमेंट्री में, वो मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें आम लोग हैं, उसमें स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं। उनसे बात की। फिर हम उनके गांव गए जहां वो पैदा हुए थे, बंगा, फैसलाबाद से के पास ही तहसील जड़ावाला में उनका एक गांव है। वहाँ के लोग जो थे, आम लोग जो देहाती हैं, वो उनके बारे में क्या जानते हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो शागिर्द हैं, वो उनके बारे में। और ये जो गाना चल रहा था आपकी डॉक्यूमेंट्री में, ये उनकी याद में ये पुराना गाना है, इसको क्या कहते हैं वहाँ? ये बेसिकली ये कहते हैं कि ये घोड़ी है उनके मान में, और उनको उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, और उसमें जितने भी गुण थे उनको फिर से वो करने के लिए ये एक घोड़ी गाई जाती है। और इसी तरह से ये मुझे जो अपना जो गा रहे थे साहब सांवल ढिलों, वो वहाँ मिले। और वहाँ वो बेसिकली ये जब मैं गया था 23 मार्च को, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो गांव वालों ने और फैसलाबाद के कुछ लोगों ने और एक सियासी तंजीम अवामी वर्कर्स पार्टी ने, उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया था उनकी याद, जो एनिवर्सरी थी मनाने के लिए। तो वहाँ पे मुझसे अपना सांवल ढिल्लो वहाँ मिले, वो वहाँ पे वो घोड़ी गा रहे थे, तो वो उनकी याद में खूबसूरत है। ये डॉक्यूमेंट्री अभी आपने इसकी नुमाइश भी की है सैटरडे को इस्लामाबाद में PNCA में, जिसके साथ एक प्ले भी था, एक भगत सिंह की फर्जी, आपने एक थोड़ा सा जो बताया था मुझे। कितना कामयाब रहा, कितने लोग आए, कितने उन्होंने देखा इसको? देखें, जब हम इस पे काम कर रहे थे, मेरे साथ ज़ैनब डार हैं, और जो वो जानी मानी भरतनाट्यम एक डांसर हैं, और वो ख़ुद स्ट्रीट थिएटर की हैं। सबसे पहले मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि ये मैं ख़ुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, सहाफ़ी हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भगत सिंह पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और भगत सिंह को लोग नहीं जानते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह करते हैं कि इस पे एक प्ले करते हैं। तो मिनटों में उसने मुझे एक आइडिया दिया कि भगत सिंह जो है एक दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं, और उस अपने इलाके में, अपने इस शहर में, लाहौर में, फैसलाबाद में घूमते हैं, और देखना चाहते हैं कि जिस आज़ादी के लिए उसने कुर्बानी दी थी, वो जो लोग हैं वो किस तरह से, तो एक इमेजिनेशन वो है। तो उस पे हमने काम शुरू किया, और उससे पहले अच्छी खासी मुश्किलात हुई। मतलब ज़ाहिर है कोई स्पॉन्सर नहीं था, हमने खुद से ही ये अपने पैसे लगा के ये किया है। तो जब इस्लाम, हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना कोई रेस्पॉन्स मिलेगा और इतना कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी भगत सिंह को लोग बहुत कम जानते हैं, और उनको ये भी पता नहीं है कि भगत सिंह फैसलाबाद के पास एक गांव है, वहाँ पैदा हुए थे, और उनको जो फांसी दी गई थी वो लाहौर के शादमान चौक में फांसी दी गई थी। तो इसलिए जब ये शो हुआ इस्लामाबाद में, तो इतना रिस्पॉन्स आया और इतने लोग आए, और वो लोग जो सीरियस ऑडियंस थे, जो मतलब भगत सिंह को और जानना चाहते थे, या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। और सबसे जो हमें खुशी हुई वो ये हुई कि इसमें जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा आए, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, और बहुत ज़्यादा लोग आए, और बहुत अच्छा ही रहा। आपको तवक्को नहीं थी कि इतने लोग आएंगे? कभी भी तवक्को नहीं थे कि इतने लोग आएंगे। हम ये सोच रहे थे कि बस किसी तरह से जो हमने एक बीड़ा उठाया है एक प्रोग्राम करने का, बस वो हो जाए किसी तरह। आगे भी इसकी नुमाइश आप कहीं और? जी, आगे प्लान कर रहे हैं। आगे हम हो सकता है कि अगले वीक या उससे अगले वीक हम लाहौर में अपना स्क्रीनिंग और स्टेज प्ले की जो वो नाटक का जो वो है वो करना चाह रहे हैं। उसमें लाहौर में, फैसलाबाद में और कराची का भी इरादा है, और दूसरे जो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे हम जाने का इरादा रखते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इरादा रखते हैं कि लोगों को पता चले। वहाँ पे हमारा ये इरादा है कि हम इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करें, और ज़ैनब डार और पूरा जो ग्रुप है हमारा वो जाके वहाँ पे हम
जब ये अपना भगत सिंह की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 सितंबर, तो वहाँ जाके हम उसका प्रोग्राम और वो सेलिब्रेट करें और लोगों को या गांव वालों को वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएं और वहाँ पे वो हम प्ले भी अपना करें, ये एक इरादा है हमारा। सर जवाब अगर दीजिएगा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान भगत सिंह को भूल गया है और क्यों? देखिए, पाकिस्तान ने कभी भगत सिंह को जाना ही नहीं था ना। पाकिस्तान भूल तब जाते हैं जब आप किसी को जानते हैं। पाकिस्तान ने कभी भगत सिंह को उस तरह से जाना ही नहीं था और बहुत मुश्किल ये होता है हमारे लिए कि मतलब हम बहुत कंफ्यूज हैं। किसी तरह से हमें ये तय करना होगा कि ये मुल्क जो है, जो ममलिकत है हमारा, जो प्यारा मुल्क है, वो सिर्फ मुसलमानों का है या बसने वाले तमाम जो फ़िरके हैं, तमाम जो मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सबका है। अगर सबका है तो फिर जिस तरह से हम दूसरे जो हमारे हीरोज़ हैं उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं, उस तरह से हम नॉन मुस्लिम जो हमारे हीरोज़ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी का अहमदी हो या कोई और हो, तो उनको हम ग्लोरीफाई करने का पूरा हक रखते हैं। तो भगत सिंह के बारे में जो परसेप्शन है, लोग एक तो उसको बहुत कम जानते हैं, तो हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद भी यही है और जो प्ले नाटक करने का मकसद और हमारी भी कोशिश थी इस छोटे से सेगमेंट से कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जानें, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। अगर आप शो के बारे में हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज न्यूज़वाइज हाजिर है। अपने कमेंट्स और वीडियोस आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है @AmbarRShamsi। और जाते जाते नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ये जो हमद है उस पर हम छोड़े जाते हैं क्योंकि उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। खुदाफिज़। निज़ाम हस्ती चला